नमस्कार साथियों, मैं बलवीर सिंह कौरव आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस बाय कौरव सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी के लिए आज से निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है, जिसमें सभी शिक्षक साथियों के लिए ऐसा निर्देशित किया गया था कि निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान जब हम इस प्रशिक्षण को करें तो इसे अपनी समझ और गति के सीखने की गति के अनुसार करें। इसको करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। हम इस कोर्स को अपनी गति के अनुसार कर सकते हैं और जो भी पॉइंट हमें अच्छे लगते हैं उन्हें हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के सहयोग के लिए एक सुझावात्मक डायरी प्रस्तुत की जा रही है कि हमें किस तरह से प्रशिक्षण करने के पश्चात टीचर्स डायरी मेंटेन करना है प्रत्येक शिक्षक साथियों को। क्योंकि जब हमारे संपूर्ण कोर्स हो जाएंगे तो 18 कोर्स होने के पश्चात हमारे लिए एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे इन्हीं सभी मॉड्यूल्स से होंगे। तो उस समय एक दिन में हम सभी मॉड्यूल्स का रिवीजन नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी शिक्षक साथियों का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि जब हम इस प्रशिक्षण को करें उस समय ही हम कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते जाएं। तो इसके लिए मेरे द्वारा बनाई गई ये पहले मॉड्यूल की एक सुझावात्मक डायरी है। जब मैंने इसे किया, अपने क्लिप के माध्यम से देखा, तो उसी समय हम उसके कुछ कुछ बिंदुओं को लिखते गए। जितना अभी तक हो सका है उतना मैंने इस डायरी के द्वारा सुझावात्मक रूप से अपने शिक्षक साथियों के लिए प्रस्तुत किया है। तो हम आगे देखते हैं। इसमें शिक्षक डायरी के लिए ये मेरे द्वारा बनाई गई टीचर्स डायरी है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम, ये हमारा मॉड्यूल 1 का जो नाम है पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा। सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि पहला मॉड्यूल जो किया था वो कौन सा था। ये जो कोर्स है तो कोर्स के आरंभ करने की तिथि है इसकी 16 अक्टूबर और समाप्त करने की तिथि है 30 अक्टूबर। अर्थात 16 से 30 अक्टूबर के बीच हम इस कोर्स को कभी भी कर सकते हैं। साथियों, यहाँ एक बात का ध्यान हमें सभी को और रखना है कि जो दीक्षा ऐप पर कोर्स आ रहे हैं उसका जो क्रम रहता है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन हम सभी जो हमारे 18 मॉड्यूल्स का सीरीज़ है या क्रम है उसी क्रमानुसार हमें इन कोर्सों को पूरा करना है। जब हम पहला कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तभी हम दूसरे कोर्स पर जाएंगे। तो इसके लिए इन कोर्सों की प्रारंभ की तिथि आ सकता है कि निष्ठा प्रशिक्षण कब से प्रारंभ हुए थे, तो 16 अक्टूबर से, और प्रत्येक 3 मॉड्यूल्स के लिए 15 दिन का समय रखा गया था। आज सभी के लिए 3 मॉड्यूल दीक्षा ऐप पर आ चुके हैं और उन्हें हमें 15 दिन में पूरा करना है। बहुत जल्दबाजी हम ना करें। तो सबसे पहले ये है दीक्षा ऐप कैसे खोलते हैं। खोलने के पश्चात जब हम प्रशिक्षण आरंभ कर देते हैं तो ये आता है प्रशिक्षण के अनुभाग। तो प्रशिक्षण के अनुभाग में साथियों सबसे पहले ये अनुभाग में आपको दिखा देता हूँ किस अनुभाग के कितने कंटेंट हैं। तो पहला है इसमें मॉड्यूल्स का विवरण, मीन्स जो मॉड्यूल है उसके विवरण के बारे में बताया गया है कि मॉड्यूल में क्या क्या है। तो जैसा कि नाम है पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा। पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निर्मित करती है और वही पाठचर्या के बाद पाठ्यक्रम बनता है और पाठ्यक्रम के बाद पाठ्य पुस्तकें। इस टाइप से क्रम भी हम लोगों को एक मिलाने के लिए दिया गया था। तो पाठचर्या, इसमें मॉड्यूल के विवरण में पहला है पाठचर्या और समावेशी कक्षा का परिचय। इसके परिचय के बारे में जैसा मॉड्यूल में भी बताया गया था तो वो छोटी छोटी सी बातें थी, इसलिए हमने इसमें नोट डाउन नहीं किया। दूसरा है इसका उद्देश्य। फिर ये मॉड्यूल्स की
रूपरेखा है या सामग्री की रूपरेखा, इस मॉड्यूल में जो सामग्री दी गई है उसकी क्या रूपरेखा है। दूसरा इसका अनुभाग है वो है परिचय, यानी मॉड्यूल्स के अंतर्गत है, इसलिए मैंने नंबरिंग जो की है वो परिचय से की है। मीन्स परिचय, पहले मॉड्यूल का परिचय दे देना है कि पाठचर्या और समावेशी कक्षा है क्या, इससे अपन जो पॉइंट है वो आगे मिलेंगे। तो दूसरा है आपका पाठचर्या। पाठचर्या में भी आपके ये टोटल भाग हैं, आपके ये दिए गए हैं। पाठचर्या के अंतर्गत 6 भाग दिए गए हैं, मतलब इसके अंदर भी 6 कंटेंट हैं। जैसे परिचय में 2 हैं और पाठचर्या में 6 कंटेंट हैं। इस तरह से ये 6 कंटेंट हैं आपके। पहला गतिविधि 1, शब्दों का पदानुक्रम, जो हमने दिया था शिक्षा नीति है। शिक्षा नीति के बाद हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, तो ये पदानुक्रम लगाना था। फिर पाठचर्या क्या होती है इसके बारे में बताया गया था। पाठचर्या का प्रतिलेख एक पूरा PDF टाइप की थी। फिर शब्दावलियों का आवेष्टन, मीन्स उसके बारे में उसका व्याख्यान किया गया। गतिविधि यानी चिंतन करना, और चिंतन करना MP के संबंध में, ये गतिविधियां भी 2 हमारे लिए दी गई थी। तो इस तरह से ये परिचय के 6 उप कंटेंट हैं या उपभाग हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है समावेशी कक्षा। ये सबसे बड़ा था, इसमें 12 कंटेंट थे जिसको हमने बारी बारी से पूरा किया या 1 बाई 1 हमने पूरा किया। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सारांशीकरण, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन। मीन्स कई बार क्या होता है कि जो हम पढ़ाते समय हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा जो TLM वगैरह हैं यूज़ करना पड़ते हैं परिवेश के अनुसार, उस जगह के अनुसार, क्योंकि पहले ही इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरह से समझा दिया गया था कि जो आपका संसाधन है वो हमारे परिवेश के अनुसार होंगे और प्रत्येक स्टेट के अनुसार होंगे, कि उस स्टेट के अनुसार सभी हमारे यहाँ जो विविधता बहुत ज़्यादा है भारत में, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी तरह की विविधता, तो उसी के अनुसार हमें कंटेंट को यूज़ करना पड़ता है। फिर अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी और मॉड्यूल, तो हम एक एक के बारे में चर्चा इस पे करते हैं। तो सबसे पहले है उद्देश्य। उद्देश्य में इसका क्या था कि उद्देश्य हमारे लिए मेन है, इससे कभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, इसलिए इनमें कोई मैंने काट छाट नहीं की, क्योंकि जो भी आपने देखा होगा आज जो प्रश्नावली उसकी थी उसमें एज इट इज क्वेश्चंस थे। अगर हम उसे अपनी भाषा में लिखने के लिए, कहा तो गया था कि आपको जो याद आता है वो अपनी भाषा में लिखना है, लेकिन हमारी भाषा वहाँ थोड़ा काम नहीं आती जब क्वेश्चंस की बारी आ जाती है, इसीलिए इसको हमने विदाउट कॉपी कट पेस्ट के अपनी भाषा में लिखे हुए एज इट इज हमें इसको याद करना होगा। जैसे मॉड्यूल के पढ़ने के बाद हम इन चीज़ों में सक्षम हुए, क्या क्या हमें इसमें सीखे, तो ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य हैं हमारे कि ये हमें सीखना है। एक तो शैक्षिक नीतियाँ, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के विकास तथा अभिष्ट निष्पादित एवं मूल्यांकित पाठचर्या के अंतः संबंधों और कार्यों का वर्णन करने में, ये इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, मतलब NCF जो है 2005, वो हमारे लिए प्रमुख दस्तावेज है हमारी शिक्षा पद्धति के लिए अभी तक का। तो ये समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षा निर्माण की रणनीति बनाने की एक समृद्धि विकसित करने में किस टाइप से हम रणनीति बनाएंगे, क्योंकि आज का समय काफ़ी बदल चुका है, इसीलिए आपने देखा कि जो शिक्षा नीतियां हैं समय समय पर बदलाव उनमें होता रहता है और उसी के अनुसार शिक्षा में भी बदलाव होते हैं। जैसे अभी दौर चल रहा है कोविड-19 का, तो इसमें हमें चिंतन करने की और ज़रूरत है कि किस जगह जाके हम कैसे कैसे उन्हें पढ़ा सकते हैं और अपने जो हमारा लक्ष्य है उसे पा सकते हैं। तो लक्ष्य को पाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों को या गतिविधियों को अपना रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं उद्देश्य के बाद फिर था हमारा सामग्री की रूपरेखा, कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हमें इसमें करना थी, तो ये सामग्री की रूपरेखा भी इसमें थी। तो इस रूपरेखा के लिए जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ कब कब बनी इसके बारे में भी हम कुछ कुछ लिख सकते हैं। समावेशी कक्षा, कानून, नीतिगत ढांचा, ये भी सारी चीज़ें पॉइंट जो इसमें सामग्री की रूपरेखा है, हम इसको एक एक से चर्चा इसमें आगे की गई है। तो इसके लिए जैसे हम देखते हैं इसका परिचय, तो परिचय में क्या है,
पाठचर्या और समावेशी कक्षा के बारे में अगर हम देखें तो प्रत्येक स्कूल है उसकी एक दिनचर्या होती है। जैसे सबसे पहले जाके हम क्या करते हैं, प्रार्थना सभा होगी, प्रार्थना सभा के बाद फिर हमारा शून्य पीरियड होता है या कहीं अटेंडेंस लगती है, तो अपनी अपनी दिनचर्या उस कैरिकुलम के अनुसार होती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी और किसके द्वारा, शिक्षा नीति जो हमारी है उसके द्वारा बनाई जाती है। राष्ट्रीय पाठचर्या एनईपी एक मार्गदर्शन भी उसमें प्रदान करती है। अभी तक जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हैं, ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अभी तक जो बन चुकी थी पूर्ण रूप से वो दो बार बनी। पहली शिक्षा नीति बनी 1968 में और इसके द्वारा पहली पाठचर्या का निर्माण हुआ था 1975 में। 68 में बनने के बाद राष्ट्रीय पाठचर्या बनी। जो भी शिक्षा की गतिविधियां हैं इसी केंद्र के परितः घूमती रहती हैं। तो जो पहली शिक्षा नीति थी उसके बाद पहली पाठचर्या 1975 में बनी। द्वितीय शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति बनी थी 1986 में और इसके संबंध में या इसके अंतर्गत 3 राष्ट्रीय पाठचर्याओं का निर्माण हुआ, जिसे हम एनसीएफ भी कहते हैं। तो 1988, 2000 और 2005 इस तरह से ये है। अभी हमारा चल रहा है एनसीएफ 2005, जो हम अभी शिक्षा पद्धति चल रही थी वो हमारी एनसीएफ 2005 के अनुसार हम अभी शिक्षण कार्य करा रहे थे। इसके बाद 34 साल बाद हम इस शिक्षा नीति में बदलाव हुआ और 34 वर्ष के बाद अभी नई शिक्षा पद्धति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनकर तैयार हुई है और पाठचर्या का प्रस्ताव भी आया है। इसी के तहत देखते हैं हम, इसमें क्वेश्चंस भी आया था 5+3+3+4 की व्यवस्था को लागू करने का इसमें प्रस्ताव है। तो ये इस तरह से इसकी पाठचर्या का निर्माण होगा। और समावेशी कक्षा के लिए जो होती है वो एक गुप्त पाठचर्या भी होती है। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि आज हमें समावेशी कक्षा पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। तो ये अधिक जोर कब दिया जाएगा, जो उसमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें हम कोई अनुभव नहीं होने देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और उसके बाद किसी की पढ़ाई भी प्रभावित न हो, सभी का सर्वांगीण विकास हो, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ऐसा हम बनाएंगे। तो ये कहीं कोई लिखित पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसे शिक्षक उस परिवेश के अनुसार, उस कक्षा में उपस्थित बालकों की विविधता के अनुसार उसका आकलन करता है और आकलन करने के बाद अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करता है कि हमें किस बच्चे को किस गतिविधि से या किस माध्यम से पढ़ाना उचित होगा। क्योंकि आगे जो कानूनी ढांचा है वो ये कहता है कि हम किसी भी बच्चे को नहीं रोक सकते अपने विद्यालय में आने से, चाहे वो किसी भी अनियमितता का शिकार हो या किसी भी दिव्यांगता का से ग्रसित हो। हम अगर उसकी इच्छा पढ़ने की है तो हम उसे पढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उन सभी बालकों को हमारे विद्यालय में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो ये हमारा इसका परिचय और पाठचर्या और समावेशी का था। इसके लिए एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। ये जो पॉइंट हैं केवल आपके लिए एक सुझावात्मक हैं, आप अपने अनुसार इसमें और भी ऐड कर सकते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि समय बहुत कम था। सभी के लिए एक सुझावात्मक प्रयास मेरी ओर से है। नेक्स्ट अगर अपन देखें आगे इसमें, तो ये है समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा। तो क्या इसकी कानूनी है, ये सिर्फ मैंने वही पॉइंट लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बने थे या आगे बन सकते हैं। तो पहला तो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कहाँ से कहाँ तक होती है ये आ सकता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस एज ग्रुप के लिए है, तो साथियों ये है आपका 6 से 14 वर्ष के एज के लिए। और इसे कब लागू किया गया था, तो 88वां संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ था। उस 88वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसको हम आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है
उसके आर्टिकल 21 में इसका वर्णन है। तो साथियों ये क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कितनी एज के लिए है, किस का अनुच्छेद में है और कब इसे लागू किया गया था। दूसरा है पड़ोस के विद्यालय में। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पास में उसके विद्यालय पढ़ता है उसमें हम प्रवेश से नहीं रोक सकते। तो ये कब से लागू हुआ, इसके लिए RTE एक्ट 2009 ये क्वेश्चंस भी था, जिसे कब से लागू किया, अप्रैल 2010 में। तो ये इसके लिए हो जाता है। फिर है दिव्यांगों को घर में शिक्षा पाने का अधिकार। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी दिव्यांगता 40% से अधिक है और वो हमारे विद्यालय में आने के लिए कंफर्ट नहीं है, ऐसे बच्चों को उनके घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है, अर्थात जिसे हम प्राइवेट कहते हैं उस टाइप से उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। और ये जो हमारा RTE एक्ट था 2009 का, इसमें संशोधन हुआ 2012 में। तो ये आ जाता है कि ये किसके तहत इसे हम देते हैं, तो RTE संशोधन एक्ट 2012 के द्वारा। फिर आ जाती है कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशन माने हम एडजस्ट करना, मीन्स ऐसी शिक्षा जिसमें हम सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब एक साथ में ही ऐसा अनुकूलित वातावरण वहाँ पैदा करते हैं जिससे सामान्य बच्चों के साथ ही कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी पढ़ सकें। यही हमारा NCF 2005 में भी कुछ वर्णित है इसके बारे में कि हमें शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। कुछ हमें फंडामेंटल इसमें चेंज भी करना पड़ेंगे, बदलाव लाने की भी ज़रूरत हमें इसके लिए है। तो ये थे समावेशी शिक्षा के कानूनी और नीतिगत ढांचा। समावेशी शिक्षा निर्माण हेतु सुझाव, तो ये मेरी तरफ से एक सुझाव है कि इसमें कब सफल हो सकती हैं। तो समावेशी कक्षाएं तभी सफल हो सकती हैं जबकि शिक्षकों के पास आवश्यक कौशल हो और इसी कौशल के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की ट्रेनिंग्स यानी प्रशिक्षणों का आयोजन होता है और सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ बनाई जाएं। तो ये जो रणनीतियाँ क्या हैं, रणनीतियाँ बनाना मतलब हम पाठ योजना का जो निर्माण करते हैं वही पढ़ाने से पूर्व हमें अपनी कक्षा अनुरूप रणनीतियाँ बनाना होता है। कोई रणनीति कब सफल होगी, जब हम उस कक्षा से प्रॉपर परिचित होंगे। इसमें कितने प्रकार के बच्चे हैं, कितने किस डिसेबिलिटीज़ से संबंधित हैं, उन डिसेबिलिटीज़ को पहले हमें क्लियरिफाई करना होगा, क्लासीफाई करना होगा। जब हम वो कर लेंगे और उन सभी डिसेबिलिटीज़ को अपनी पाठ योजनाओं में समाहित करेंगे तभी हम उसके कक्षा शिक्षण को सफल बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये रणनीतियाँ ये है कि जब रणनीतियाँ बना के हम शिक्षण कार्य कराएंगे तो हमारा जो शिक्षण होगा वो क्या होगा, एक सफल शिक्षण होगा साथियों। इसके पश्चात आगे अपन देखें तो शिक्षकों के लिए क्या आवश्यकता है इसके लिए, तो एक तो संवेदनशील बने, शिक्षक जो हैं वो सेंसिटिव बने कि हमें ये करना है और विद्यार्थियों के बीच अंतर को समझें और उनकी सराहना करें। हमें किसी को नेगोशिएट नहीं करना है, किसी को हमें मतलब उसे ऐसा नहीं करना जिससे वो हीन भावना से ग्रसित हो। हमें जोड़ना है और उसे प्रोत्साहन ही देना है। विद्यार्थियों को एक दूसरे की शक्तियों और कमजोरियों से अवगत कराएं। दिव्यांग बच्चों के बारे में भी समझाएं। जो सामान्य बच्चे हैं उन्हें हम उनके बारे में बताएं कि इनके साथ अगर ऐसा व्यवहार नहीं करते तो ये नहीं सीख पाएँ। ये शिक्षकों के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें और बच्चों की तुलना करने से बचें। ये नहीं करना कि ये अच्छा कर लेता है आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो इस टाइप की बातें किसी भी शिक्षक को नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हमें कोई कक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना ही उसकी किसी शारीरिक बनावट के अनुसार, ना ही किसी जेंडर के आधार पर, ना ही किसी धर्म के आधार पर हमें कोई भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम
भूल करके सभी को एक साथ में लेकर के शिक्षण कार्य कराते हैं तो सही होगा। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे आगे के क्वेश्चन पेपर्स में आने की संभावना रहेगी। इनको मैंने इसमें समाहित किया हुआ है। आगे अपन देखते हैं, इसकी मेन समरी है जो पूरा हमने पढ़ा है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इससे बनता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, पाठ्यक्रम, फिर पाठ्यक्रम के बाद पाठ्य पुस्तकें कैसी होना चाहिए, बाल केंद्रित। इसीलिए आप सभी ने देखा कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो कैसी हैं, बाल केंद्रित हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा मॉड्यूल्स था, उस मॉड्यूल्स का क्या है, समेकन है या सारांशीकरण है। तो इस तरह से हमें और भी कुछ बातें इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जो लर्निंग आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स किस कक्षा तक के लिए बनाए गए हैं, कौन सी कक्षा तक के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हमारे 10वीं कक्षा तक के लिए है। 10वीं कक्षा तक के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया गया है। इसके पश्चात जैसे हमने देखा, जो अनुसंधान पर क्षेत्र पर आधारित और अनुभव के आधार पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये पूरा सारांशीकरण है। तो लर्निंग आउटकम्स के बारे में भी कह सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने इसमें जोड़ दी हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। साथियों, एक चीज़ आप अपने उसमें और ऐड कर सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में नहीं की है क्योंकि अभी सभी के लिए कोर्स पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए इसके जो क्वेश्चंस थे, इस कोर्स में 10 क्वेश्चन हैं और उन 10 क्वेश्चनों को भी हमें अपने इस डायरी में लिख लेना है, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन हमारे रिपीट हों। तो इसमें वो उन्हें समाहित नहीं किया क्योंकि अभी बहुत सारे साथियों का नहीं हुआ है, और अगर हो जाता तो वो एक तरह से रूल्स के विरुद्ध होता। तो उनको हम नहीं, आपको भी अपनी जो पर्सनल डायरी बनाएं, उसमें हम सारे क्वेश्चनों को लिख लें कि हमारे मॉड्यूल 1 के कौन से क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली में आए थे, जो प्रश्नावली है। तो इसके साथ ही साथियों, ये जो शिक्षक डायरी है एक सुझावात्मक है, एक सभी के सहयोग के लिए मेरे द्वारा इसे निर्मित किया गया है। कैसी लगी शिक्षक डायरी, इसके लिए सुझाव के दें कमेंट बॉक्स में। आगे के लिए और किस टाइप से वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए हम आपके सुझाव के लिए तत्पर रहेंगे। आप समय समय पर अपना सुझाव देते रहें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे कि शिक्षा से संबंधित इस तरह के वीडियो आपके पास पहली बार पहुंच सकें। पहले कोर्स का मॉड्यूल जो था वो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। उसी टाइप से सेकंड और थर्ड का मॉड्यूल भी अभी प्रोसेस में है। उसके बाद जैसे ही वो तैयार हो जाता है तो हम आपके पास उसे भी पहुंचाएंगे। पहले उसे हम पढ़ लें, उसके बाद करें। कोर्स को जल्दबाजी से न करें, अपनी समय सीमा में करना सुनिश्चित रखें। इतना ध्यान रखें कि हमें प्रत्येक कोर्स को समय सीमा में करना है। धन्यवाद सभी साथियों के लिए।